14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में आतंक का माहौल बना हुआ था। बात ये थी कि वहाँ के सम्राट ने अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। लोगों के बीच में यह अफवाह भी फैली हुई थी कि वह अपनी सेना को नागरिकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश भी दे सकता है। इसलिए क्या हुआ कि पेरिस नगर के करीब 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और वहां पे एकत्र होकर उन लोगों ने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया, ताकि इसलिए कि क्रांति की आगाज की जा सके। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन भी प्रवेश कर गए। उन्हें हथियारों की आवश्यकता थी। चूँकि उनके पास अपने कोई हथियार नहीं थे, तो हथियारों की आवश्यकता पूर्ति हेतु वे सरकारी भवनों पर धावा बोलने लगे। अंततः हुआ ये कि सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। चूँकि पूर्वी भाग की ओर एक किला था और उस किले का नाम बास्तिल का किला था, तो बास्तिल की किले को उन लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया और वहाँ पे भारी मात्रा में गोली बारूद मिलने की संभावना लग रही थी। इसलिए लोगों ने वहाँ पर स्थित जेल को तोड़ दिया। हथियारों पर कब्जों की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया और वहाँ पे जितने भी कैदी थे उन सबको रिहा करा लिया गया। हालांकि वहाँ पर कैदियों की संख्या मात्र 7 ही थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की नज़रों में खटकता था। लोग उस किले से नफरत करते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया कि उस किले को गिरा दिया और उसके अवशेष जो बच गए उन अवशेषों को उन लोगों के हाथों बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। यानी कि केवल ये पेरिस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फ्रांस के वैसे जगह पर भी हुआ जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र वहाँ के थे। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रही थी। चूँकि पावरोटी वहाँ की मुख्य भोजन हुआ करती है, इसलिए वहाँ पे पावरोटी की कीमतें जो थीं वो काफ़ी उछाल में थी। इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। यानी कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि यह क्रांति इतने लंबे समय तक चली जाएगी और लंबे समय होने के बाद अंत में फ्रांस के सम्राट की फांसी तक हो सकती है। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। लोग सोचे भी नहीं थे कि क्रांति करने के बाद ऐसी परिणति होगी कि फ्रांस के सम्राट को फांसी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि बास्तिल का जो किला था उसका अवशेष आप देख सकते हो इस पिक्चर में, कैसे उसका ध्वंस किया गया है। और ध्वंस के बाद वहाँ के चित्रकारों ने इस घटना की याद में ऐसे कई चित्र बनाए जो कि उन लोगों के लिए एक यादगार बन सकता था। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय।
सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का समय चल रहा था और उस राजवंश के तहत लुई 16वां को फ्रांस की राजगद्दी मिली। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी और उसी 20 वर्ष की आयु में उसकी शादी मेरी एंतोइनेट से हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राज्यारोहण के समय उसने ये देखा कि राजकोष पूरी तरह से खाली था, चूँकि लंबे समय से चल रहे युद्धों के कारण फ्रांस की जो वित्तीय संसाधन थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। साथ ही साथ वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से लुई 16वां पर था कि राज दरबार का जो खर्च होता है वो बहुत ही बेमिसाल होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए यह बोझ एक अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। यानी कि अमेरिका का 13 ऐसे क्षेत्र थे जिस पे ब्रिटेन का कब्जा था और उस ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी। और इस सहायता के समय जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में फ्रांस की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और ज़्यादा जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिवरे का बोझ ऑलरेडी चढ़ा हुआ था। लिवरे फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा है। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। जो कर्जदाता जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था, अब वो ये कहने लगे कि हमें 10% ज़्यादा मतलब ब्याज चाहिए, तब जाकर हम कर्ज दे सकते हैं। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब फ्रांस के सामने कोई विकल्प नहीं था, उसे कर्ज चुकाना ही एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती था उसके लिए, तो वो कर्ज चुकाने में लग गई थी। और उसके नियमित जो खर्च थे, जैसे सेना का रख रखाव करना है, राज दरबार का खर्च करना है, सरकारी कार्यालयों पे खर्च करना है, विश्वविद्यालयों को चलाना है, तो इन सारे चीज़ों को वेल मेंटेन करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि टैक्स को बढ़ा दिया। तो टैक्स बढ़ाने पर भी हालांकि यह जो कदम था वो नाकाफ़ी था, कोई खास बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग का नाम था ये पादरी वर्ग, जैसा कि आप देखिए दाहिने साइड में जो ये इसका क्लासिफिकेशन किया गया है समाज का, वहाँ के समाज का। तो पहला जो वर्ग है प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग आता है, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता है और तृतीय स्टेट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं आदि हैं। और इसके बाद किसान और कारीगर है और इसके बाद सबसे निचले स्तर में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, यानी कि प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग था या द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग था, इनके ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं था। इसके बाद वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का ही एक पार्ट था, जो 3 वर्गों में फ्रांस की समाज को बांटा गया था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। आप देख सकते हैं चित्र 2 एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। पादरी वर्ग वो वर्ग था जो कि ये फादर्स लोगों का वर्ग था, जो चर्च की तरफ से था। चर्च के जो फादर्स होते हैं उनका वर्ग था, वो सबसे प्रथम स्टेट में आते थे। जैसे हम लोग में हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को सबसे पहला वर्ग माना जाता है, उसी तरह से द्वितीय स्टेट में वहाँ पे कुलीन वर्ग था, राजा महाराजाओं का वर्ग था। और तृतीय स्टेट में आपको
3 कैटेगरी दिया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे, जो कि कुछ अमीर थे, और किसान और कारीगर जो थे वो मतलब बीच वाले हिस्से में थे। ये ज़्यादा न पैसे वाले थे न ज़्यादा गरीब थे, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास अपना ज़मीन नहीं था। ये दूसरे की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांसीसी समाज क्या है कि पूरी फ्रांसीसी समाज में पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। यानी कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी उस समय, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन वैसे किसान बहुत ही कम थे जिनके पास अपना खुद का ज़मीन था। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। अब सोच लीजिए, देश की लगभग 60% भूमि पर चर्च का अधिकार होता था, कुलीन लोगों का अधिकार होता था, या तीसरे वर्ग के जो संपन्न लोग थे उनका अधिकार होता था। अब इसमें क्या है कि प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। यानी कि जब अगर कोई बच्चा का जन्म अगर कुलीन वर्ग में होता था या पादरी वर्ग में होता था तो उसको उसी समय से विशेषाधिकार मिल जाता था, जन्म के आधार पर, न कि कर्म के आधार पर। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिया जाने वाला करों से छूट। ये तो सबसे मतलब विशेष अधिकार कहा जाएगा, क्योंकि राज्य को जो टैक्स दिया जाता था, तीसरे वर्ग के लोग जो टैक्स देते थे उससे ये लोग बिल्कुल फ्री रहते थे। पादरी वर्ग को ये नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, और कुलीनों की भी स्थिति अच्छी थी। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब किसान क्या करते थे कि अपने स्वामी की सेवा करते थे, स्वामी के घर पर काम करते थे, खेतों में भी काम करते थे, उनको सैन्य सेवाएं भी देते थे। अगर कभी ज़रूरत पड़ी युद्ध में सेना बनने की तो वो भी काम करते थे। रोड का निर्माण अगर होता था तो रोड के निर्माण में भी मजदूरों का काम करते थे। तो ये सारे मल्टीपर्पस वाले काम ये किसान वहाँ के करते थे। जैसा कि आम तौर पे हम लोग जानते हैं कि किसान लोग केवल खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ के किसान मल्टीपर्पस वाले होते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। तो यहाँ का चर्च भी कुछ कम नहीं था। वो क्या करता था कि किसानों से एक धार्मिक कर वसूल करता था, और वहाँ पे धार्मिक कर को टाइड कहा जाता था। तो टाइड आप समझ लीजिए कि टाइड किसे कहते हैं। तो टाइड एक धार्मिक कर होता था जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। तो ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। यानी कि टाइड के अलावा और भी कर शामिल थे। एक दूसरा कर था जिसका नाम था टाइल, और टाइल कर किसे कहते हैं तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर होता था जो मतलब सरकार को डायरेक्ट देना पड़ता था। और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर जो डेली हम लोग जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उन सारे चीज़ों पर भी अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जिनके बारे में पता तो नहीं चलता था लेकिन उसमें इंक्लूडेड होता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में भी नमक का यूज डेली होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम भारतीय घरों में तंबाकू का यूज़ डेली नहीं होता है, लेकिन जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो तो डेली करते हैं। लेकिन फ्रांस में तंबाकू और नमक का प्रयोग डेली किया जाता था। इस प्रकार राज्य की कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी कि राज्य का जो भी वित्तीय काम होता था उन सारे चीज़ों का जो बोझ था वो जनता ही उठाती थी। तो ये आपने देखा कि तृतीय स्टेट के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चित्र यहाँ दिखाया गया है, और चित्रकार ने कैसे चित्र बनाए हैं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकरे और किसान को मकरी के रूप में क्यों चित्रित किया है आप देख सकते हैं। आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि
कुलीन व्यक्ति को मकरा बनाया गया है, बहुत बड़ा मकरा बनाया है। उसने ऐसा जाला बुना है कि उस जाला में उस छोटी सी मक्खी को फंसना ही है। मक्खी है, सॉरी मैंने मकड़ी पढ़ दिया, ये मक्खी है। तो मक्खी को फंसना ही है। तो मकरे का काम होता है कि वो जाला इसलिए बुनता है ताकि उसके जाले में मक्खी मच्छर जो भी हों वो फंस जाएं। तो ठीक कुलीनों की स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसा चित्रकार ने बनाया है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, हर चीज़ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जमींदार बैठा हुआ है और कितने ठाठ बाट से बैठा हुआ है। वो हर चीज़ लेता है, हर चीज़ एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सलाद हो। अब पर वह सबको एक नज़र देखता तक नहीं, ये भी नहीं देखता कि हमें कौन सा आदमी इतने सारे चीज़ देकर जाता है। उसे बस अपने कर से मतलब है, अपने टैक्स से मतलब है। कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी। यानी कि इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकरा जो बनाया है चित्रकार ने वो कुलीन को दिखाता है, यानी कि कुलीन का सिंबल है, और किसान जो है वो मक्खी का सिंबल है। जैसे मक्खी को मकरा किसी भी तरह से जाला बुनकर फंसा लेता है, उसी तरह से किसानों की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। आप देख लीजिए उसके पास कितने सारे चीज़ें हैं, सुख ऐशो आराम की हर चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी उसकी जीभ हमेशा ही लपलपाती रहती है। इसीलिए लिखा गया है कि शैतान को जितना भी दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। मुझे इस चित्र का आशय बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जीने का संघर्ष, कैसे संघर्ष लोग करते थे। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं कि 1715 में मात्र 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, और जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब किसकी मांग की बात मैं कर रहा हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया है कि पाव रोटी की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई थी, यानी कि लोग मुख्य रूप से पाव रोटी खाया करते थे और उसकी कीमत में इजाफा हुआ था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ये अपने से नहीं बताते थे, मालिक ही खुद तय करते थे कि तुम काम करोगे तो तुम्हारी मजदूरी कितनी होनी चाहिए। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जिस रफ्तार से देश की महंगाई बढ़ती जा रही थी, देश में हर चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही थी, उस रफ्तार में उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा असमानता फैल गई फ्रांस के समाज में। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। किसान तो अपनी मेहनत से खेती करता था, लेकिन होता कि ये था कि कभी कभी प्राकृतिक विपदा जब आ जाती थी तो उस विपदा से या तो कभी सूखा पड़ जाता था या फिर कभी ओले गिर जाते थे, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी जिससे फसल तबाह हो जाते थे, और इससे स्थितियां और बद से बदतर हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में एक अहम चीज़ था, काफ़ी आम चीज़ हो गया था, है ना, कि जीविका संकट हमेशा हो जाता था फ्रांस में। अब जीविका संकट क्या है, तो जीविका संकट एक ऐसी चरम स्थिति को हम कहते हैं जब जिंदा रहने के लिए कम से कम साधन भी हमें नहीं मिल पाते। यानी कि जिंदा रहने के लिए हमें रोटी चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और वो भी अगर उस पर ग्रहण लग जाता है, वो भी हमें अगर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उस समय जीविका संकट उत्पन्न हो जाती है। अब जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है,
यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि खराब फसल लिखा हुआ है और इसके बाद कुछ ब्लॉक खाली दिए गए हैं। इसके बाद फिर एक बीच में आपके सपोर्ट के लिए एक और ब्लॉक में भरा गया है, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद फिर इस 2 बॉक्स खाली दिया हुआ है और इसके बाद फिर अगला बॉक्स में दिया हुआ है महामारी, यानी कि महामारी फैलती है, महामारी के बाद की क्या स्थिति होगी, ये सारे ब्लॉक्स में आपको भरना है, जो कि जीविका संकट का एक चक्र है कि जीविका संकट जब पैदा होता है तो क्या स्थिति हो जाती है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, यानी कि पहले भी जो टैक्स बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा, तो उस समय भी किसानों ने विद्रोह किया था, मजदूरों ने विद्रोह किया था, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था। परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए, यानी कि वो चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव कैसे आ सकता है, बदलाव लाने के लिए उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, न ही कोई उनके पास कोई प्लानिंग थी, कोई कार्यक्रम था, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था। तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो आपको मैंने पहले भी बताया है इसमें कि तीसरे स्टेट में कुछ ऐसे लोग थे, 3 कैटेगरी था। तो ऊपर वाले कैटेगरी में कुछ शिक्षित लोग थे, कुछ अमीर लोग थे। तो उन लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वे उनकी आवाज़ को बुलंद करें, है ना। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, तो जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक ऐसा नया सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे मध्य वर्ग कहा गया था। और इसने क्या किया था कि व्यापार किया था, मतलब व्यापारी वर्ग के लोग थे, इसमें ऊन का व्यापार करते थे, रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे, और इसी व्यापार करने के कारण वे अमीर भी बन गए थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। अब तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे तीसरे स्टेट में। तीसरे स्टेट में प्रशासनिक सेवा वाले लोग भी थे, यानी कि सरकारी जॉब करने वाले लोग थे, वकील लोग थे। तो ये सभी पढ़ा लिखा वर्ग हुआ करता था और इनका मानना ये था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार मिलता था वो गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति कि सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कि योग्यता के बल पर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ मुकाम हासिल करता है तो वही उसकी वही उसका सब कुछ होता है, न कि जन्म के आधार पर होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। लॉक ने क्या किया था कि अपनी एक पुस्तक का नाम जो मैंने अभी बताया आपको, 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें लॉक ने ये कहा है कि राजा को जो दैविक अधिकार जो मिलता है और निरंकुश अधिकार जो मिलता है उसका खंडन होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो रूसो ने ये कहा कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक
अनुबंध होना चाहिए और उस पर आधारित सरकार होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात होनी चाहिए, यानी कि सरकार का जो स्वरूप होना चाहिए वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी होनी चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी, यानी कि वहाँ की जो सरकार बनी वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में सत्ता विभाजन किया गया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस और सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, यानी कि लोग जब खाली समय जब जाते थे तो कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, सैलॉन में बैठते थे, वहाँ गोष्ठियाँ करते थे, मीटिंग करते थे, वहाँ पे बातचीत करते थे, अखबार पढ़ते थे, पुस्तक पढ़ते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वहाँ का जो अशिक्षित वर्ग है वो भी उस चीज़ को सुन सके और वो भी जागरूक बन सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब हुआ ये कि लुई 16वां ने जो राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से जो टैक्स लगा दिया, तो उस टैक्स की खबर जब राज्य में फैली तो लोगों का गुस्सा बिल्कुल भड़क उठा और लोगों ने क्रांति करने के लिए सोच डाला। तो ये रहा आपका ये फर्स्ट चैप्टर और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर होगा आपको क्रांति की शुरुआत, यानी कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब आपको पता भी चल गया होगा कि क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, इसकी आगाज़ कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो हम लोगों ने इस क्लास में इस चीज़ को जाना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।